गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के बी.कॉम पार्ट सेकेंड के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो क्लास में अपन ने स्वउद्देश्य प्रबंध के विशेषताओं को जाना था और स्वउद्देश्य प्रबंध के क्या उद्देश्य होते हैं, एमबीओ के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको जाना था और उनकी चर्चा की थी। वर्तमान वीडियो क्लास में मैं आपको स्वउद्देश्य प्रबंध प्रक्रिया के चरणों के बारे में बताने जा रहा हूँ, स्टेप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि एमबीओ प्रोसेस के क्या स्टेप्स होते हैं, क्या चरण होते हैं। इसके पहले कि अपन एमबीओ के प्रोसेस के जो चरण हैं उनकी बात करें, मैं ये आपको बताना उचित समझता हूँ कि स्वउद्देश्य प्रबंध प्रक्रिया में जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं वे सोपानिक क्रम में या गिरते हुए क्रम में या इन कैस्केड मैनर तैयार किए जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि सबसे पहले सर्वप्रथम हम संस्था के उद्देश्यों को तय करते हैं और उसके पश्चात नीचे के स्तर पर यानी मंडलीय स्तर पर, विभागीय स्तर पर, अनुभागीय स्तर पर या संस्था में काम करने वाले श्रमिकों या कर्मचारियों के स्तर पर उद्देश्य तय करते हैं। सबसे पहले संस्था के उद्देश्यों को और तत्पश्चात मंडलीय, विभागीय, अनुभागीय, व्यक्तिगत उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। फलतः संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों का क्रमागत अनुक्रम बना रहता है, परंतु संस्था के प्रत्येक स्तर के उद्देश्य तब तक अस्थायी टेंटेटिव ही बने रहते हैं जब तक कि संस्था के आगामी निचले स्तर के उद्देश्य निर्धारित नहीं कर लिए जाते। मतलब संस्था के जब उद्देश्य तय किए जाते हैं तो प्रत्येक स्तर के जो उद्देश्य हैं, कोई भी लेवल के उद्देश्य हों, वो तब तक अस्थायी टेंटेटिव ही बने रहते हैं जब तक कि आगामी स्तर के उद्देश्य निर्धारित नहीं कर लिए जाते हैं। इसका कारण ये है कि संस्था के निचले स्तर पर निर्धारित जो उद्देश्य हैं उनके आधार पर ही ऊपर वाले स्तर के उद्देश्यों को संशोधित, समायोजित या विस्तृत भी करना पड़ता है। मतलब संस्था के प्रत्येक स्तर के जो उद्देश्य हैं वो टेंटेटिव क्यों हैं? वो उद्देश्य टेंटेटिव इसलिए हैं कि जब तक आगामी स्तर के उद्देश्य तय नहीं कर जाएंगे तब तक जो पिछले उद्देश्य थे वो कंप्लीट नहीं माने जाते हैं। इस प्रकार इसमें उद्देश्य अधिकारी एवं अधीनस्थों द्वारा सामूहिक रूप से निर्धारित एवं समायोजित किए जाते हैं। यही स्वउद्देश्य प्रबंध की प्रमुख विशेषता भी है। स्वउद्देश्य प्रबंध प्रणाली के जो प्रमुख चरण हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब स्वउद्देश्य प्रबंध प्रणाली या एमबीओ के जो चरण हैं वो हम कह सकते हैं 8 चरण हैं इसके। उसमें सबसे पहले संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण आता है, दूसरा अधीनस्थों के उद्देश्यों का निर्धारण आता है, तीसरा उद्देश्यों एवं संसाधनों में संतुलन बनाना आता है, चौथा उद्देश्यों का अनुवर्तन करना, पांचवा कार्य योजनाओं का विकास, छठा कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन, सातवां सामयिक पुनरावलोकन और आठवां और अंतिम चरण प्रक्रिया का है अंतिम मूल्यांकन। तो इस वीडियो क्लास में मैं आपको एमबीओ के प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ कि प्रोसेस में क्या चरण हैं, कितने चरण हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि एमबीओ या स्वउद्देश्य प्रबंध से आप क्या समझते हैं, स्वउद्देश्य प्रबंध प्रक्रिया के चरणों को विस्तार से लिखिए। तो अब अपन चरणों पर काम शुरू करते हैं। पहला जो चरण है स्वउद्देश्य प्रबंध प्रक्रिया का वो है संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण। तो जैसा मैंने पहले बताया कि स्वउद्देश्य प्रबंध में उद्देश्यों का जो निर्धारण है सोपानिक क्रम में या गिरते हुए क्रम में होता है, ऊपर से नीचे की ओर। तो सर्वप्रथम संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। संस्था के जब उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है वो उद्देश्य संस्था के प्रबंधन या उच्च प्रबंधन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मतलब संस्था के जो उद्देश्य हैं वो संस्था के प्रबंधक या उच्च प्रबंधकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऐसे उद्देश्यों को निगमीय या उच्च स्तरीय उद्देश्यों के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो संस्था के उद्देश्य तय किए जाते हैं उन उद्देश्यों को निगमीय, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स या उच्च स्तरीय उद्देश्यों के नाम से जाना जाता है, हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जाना जाता है। ये उद्देश्य सामान्यतः दीर्घ अवधि के लिए होते हैं।
इसलिए ये व्यूह-रचनात्मक प्रकृति के होते हैं। मतलब आमतौर पर जो संस्था के उद्देश्य होते हैं, ये क्योंकि दीर्घकालीन अवधि के होते हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होते हैं, इसलिए इनको व्यूह रचनात्मक उद्देश्य या स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। संस्था के उद्देश्य या निगमित उद्देश्य निश्चित ही संस्था के दीर्घकालीन अस्तित्व एवं निरंतर विकास को सुनियोजित करने वाले होते हैं। मतलब क्या है कि संस्था के जो उद्देश्य हैं या जो निगमीय उद्देश्य हैं, ये संस्था के दीर्घकालीन अस्तित्व, लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस या निरंतर विकास को सुनिश्चित करने वाले होते हैं। अतः इन उद्देश्यों में संस्था की स्थापना तथा उसके द्वारा किसी विशेष व्यवसाय को संचालित करने के उद्देश्यों को अवश्य स्पष्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये संस्था की व्यूह रचना को बताते हैं। अतः इन उद्देश्यों में संस्था की स्थापना क्यों की गई है, इस पर जोर देना चाहिए तथा संस्था के द्वारा किसी विशेष व्यवसाय को संचालित करने का क्या कारण है, उन कारणों को भी अवश्य स्पष्ट करना चाहिए। संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करते समय प्रबंधकों को अनेक पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए और उनमें से कुछ पहलू निम्न हैं। जब भी संस्था के उच्च प्रबंधक संस्था के लिए उद्देश्य का निर्माण करेंगे तो उनको कुछ पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है, और वो पहलू क्या है? पहला है प्रबंधन की अपनी विचारधारा, कि प्रबंधकों की अपनी क्या विचारधारा है, जिन्होंने संगठन की स्थापना की है उनकी अपनी क्या विचारधारा है, क्या फिलॉसफी है। दूसरा, संस्था के संसाधन, अवेलेबल रिसोर्सेज संस्था के पास क्या है। तीसरा, संस्था के आंतरिक एवं बाहरी वातावरण की परिस्थितियाँ क्या हैं। चौथा, बाजार की विशिष्ट परिस्थितियाँ क्या हैं। पांचवा और अंतिम, संस्था में हित रखने वाले विभिन्न वर्गों के हित एवं उनकी अपेक्षाएं इत्यादि। तो संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इन 5 पहलुओं पर अवश्य बात करनी चाहिए या इन पर अवश्य विचार करना चाहिए। उद्देश्यों को निर्धारित करते समय संस्था के प्रबंधन को अपने समक्ष उपलब्ध अवसरों और खड़ी जोखिमों के संदर्भ में अपनी शक्तियों एवं कमियों का आकलन भी करना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर यह है कि जब उद्देश्य निर्धारित करते हैं तो संस्था के प्रबंधकों को स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ एंड व्हाट आर द थ्रेट्स। क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं संस्था के समक्ष और क्या थ्रेट्स हैं, क्या जोखिम है, और संस्था की अपनी शक्तियाँ क्या हैं, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और संस्था की अपनी कमियाँ क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं। इन सब को ध्यान में रखकर ही संस्था के उद्देश्यों को तय करना चाहिए। सर्वोच्च प्रबंधन जब संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित कर लेता है, मतलब ये मैंने आपको पहले बताया कि संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करने का कार्य सर्वोच्च प्रबंधन का होता है। तो जब सर्वोच्च प्रबंधन संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित कर लेता है तो भी उसे इन्हें स्थायी या अंतिम नहीं मानना चाहिए। मतलब इसको हम फाइनल ऑब्जेक्टिव कहेंगे, ऐसा नहीं मानना चाहिए। प्रबंधन को इन उद्देश्यों को तब तक अस्थायी या अंतिम या प्रारंभिक उद्देश्य ही मानना चाहिए जब तक कि इन उद्देश्यों में सभी स्तर के प्रबंधकों के उद्देश्यों को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता। मतलब जो संस्था के उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, उनको टेंटेटिव या प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव ही मानना चाहिए, अस्थायी ही मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि जब तक संस्था के अन्य विभागों के या अनुभागों के या कर्मचारियों के उद्देश्य नहीं आते तब तक इन्हें अंतिम रूप नहीं दिया जाता है। दूसरे शब्दों में संस्था के उद्देश्यों को अंतिम रूप देते समय संस्था के सभी स्तरों के प्रबंधकों की समस्याओं तथा उनके समक्ष उपलब्ध अवसरों, खड़ी जोखिमों तथा उनके सुझावों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये पहला चरण है स्वदेश प्रबंध प्रक्रिया का, कि संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण। तो स्वदेश प्रबंध प्रक्रिया में सबसे पहले क्या काम करना पड़ता है? संस्था के समग्र उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है, जो कि संस्था के उच्च प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। और ये उद्देश्यों का निर्धारण स्वॉट एनालिसिस, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और आपकी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को ध्यान में रखकर किया जाता है। दूसरा जो प्रबंध प्रक्रिया का चरण है वो है अधीनस्थों के उद्देश्यों का निर्धारण करना, सेटिंग सबऑर्डिनेट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब हम सभी को ये मालूम है कि स्वदेश प्रबंध में जो उद्देश्य हैं सोपानी क्रम में चलते हैं या गिरते हुए क्रम में चलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। तो जब संस्था के समग्र उद्देश्य तय हो जाते हैं उसके पश्चात अधीनस्थों के उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है। स्वदेश प्रबंध संपूर्ण संस्था के विभिन्न स्तरों पर एक साथ संचालित की जाने वाली प्रक्रिया है। अतः संस्था के सभी अधीनस्थ स्तर के सभी प्रबंधकों यथा मंडलीय, विभागीय, अनुभागीय प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के व्यक्तिगत उद्देश्य भी निर्धारित करने होते हैं।
क्योंकि यह संस्था के सभी स्तरों पर एक साथ संचालित की जाने वाली एक्टिविटी है, इसलिए संस्था के जो विभिन्न स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, या मंडलीय स्तर पर, विभागीय स्तर पर या अनुभागीय स्तर पर, उन सभी के व्यक्तिगत उद्देश्य भी निर्धारित करने पड़ते हैं। संस्था के प्रत्येक स्तर के अधीनस्थ प्रबंधक या कर्मचारी के उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उसके अधिकारी या प्रबंधक जिसे अधीनस्थ अपने कार्यों को रिपोर्ट देता है को पहल करनी पड़ती है। मतलब अधीनस्थों के उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए उनके स्वयं के बॉस को पहल करनी पड़ती है, जिनको कि अधीनस्थ रिपोर्ट करते हैं। इस हेतु प्रत्येक अधिकारी क्या करता है, अपने निकटतम अधीनस्थ को संस्था के तथा अपने उद्देश्यों से अवगत कराता है। मतलब संस्था के अधीनस्थ अधिकारियों के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए जो निकटतम अधिकारी, जो संस्था का उच्च अधिकारी होता है, वो अपने निकटतम अधीनस्थ को संस्था के तथा अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों से अवगत कराता है। तत्पश्चात वह प्रत्येक अधीनस्थ से पृथक विचार विमर्श करके ये ज्ञात करता है कि निश्चित समय में इन उद्देश्यों की प्राप्ति में किस प्रकार से कितना योगदान दे सकता है। मतलब क्या है कि ये जो अधीनस्थों के जो उद्देश्य हैं, इनको तय कौन करता है, ये अधीनस्थों का इमीडिएट बॉस वही इनिशिएटिव लेता है। और वो क्या काम करता है, वो अपने जो निकटतम अधीनस्थ होते हैं उनको संस्था के उद्देश्यों को और अपने खुद स्वयं के उद्देश्यों को बता देता है और उनसे पूछता है कि वो उन उद्देश्यों की प्राप्ति में किस प्रकार से और कितना योगदान दे सकते हैं। तत्पश्चात अधिकारी यह ज्ञात करने का प्रयास करता है कि कोई अधीनस्थ संस्था के तथा उसके उद्देश्यों में और अधिक योगदान किस प्रकार से दे सकता है। फिर वो अधिकारी क्या करता है, ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि अधीनस्थ किस प्रकार से संस्था के उद्देश्यों में और अधिकारी के उद्देश्यों को पूरा करने में किस प्रकार से कितना योगदान दे सकता है। फलतः प्रत्येक अधीनस्थ की समस्याओं एवं विचारों को समझने का प्रयास करता है। मतलब वो इस हेतु क्या करता है, अधीनस्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं और उसके विचारों को जानने का प्रयास भी करता है। इस हेतु अधिकारी अपने अधीनस्थ से अनेक प्रकार के प्रश्न भी पूछ सकता है। कुछ प्रश्न निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आपके अनुसार संस्था तथा विभाग के उद्देश्यों की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है। संस्था तथा विभाग के उद्देश्यों की प्राप्ति में किन सुविधाओं की आवश्यकता है। तीसरा, आप और अधिक एवं अच्छे परिणाम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, उच्च प्रबंधन एवं मैं स्वयं संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। इन या ऐसे ही अन्य प्रश्नों के द्वारा अधिकारी अपने अधीनस्थों को अपने वास्तविक उद्देश्य निर्धारित करने में मदद कर सकता है। अधीनस्थों द्वारा निर्धारित उद्देश्यों पर अधिकारी एवं अधीनस्थ संयुक्त रूप से विचार करते हैं। अधिकारी इन उद्देश्यों में सुधार एवं समायोजन की आवश्यकताओं पर विचार करता है। अंत में खुली चर्चा और आपसी सहमति से अधीनस्थों के लिए उचित उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तो कुल मिलाकर सेकंड जो स्टेप है, ये स्टेप ये कहता है कि जब संस्था के समग्र उद्देश्य उच्च प्रबंधकों के द्वारा तय कर लिए जाते हैं, उसके पश्चात जो है संस्था के अधीनस्थों के उद्देश्य तय किए जाते हैं, यानी मंडल स्तर पर, विभागीय स्तर पर, अनुभागीय स्तर पर या कर्मचारी स्तर पर उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। और इसके लिए जो इमीडिएट बॉस होता है वो अपने सबऑर्डिनेट से बातचीत करता है, उसको उद्देश्यों की, स्वयं के उद्देश्यों की और संस्था के उद्देश्यों की जानकारी देता है और तत्पश्चात ये सुनिश्चित करता है सबऑर्डिनेट के माध्यम से कि वो उन उद्देश्यों को पूरा करने में किस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं। इस हेतु वो उनकी समस्याएं भी सुनता है, उनके विचार भी जानता है और मिल बैठकर अधीनस्थ और अधिकारी अपने इन उद्देश्यों को तय कर लेते हैं। तो ये दूसरा चरण हुआ। तीसरा चरण है उद्देश्यों एवं संसाधनों में संतुलन स्थापित करना, मैचिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज। मतलब जो आपके उद्देश्य हैं उनको मैच करना रिसोर्सेज के साथ बहुत ज़रूरी है। मतलब उद्देश्यों और संसाधनों में संतुलन स्थापित करना, क्योंकि आपके उद्देश्य आप तय कर सकते हैं लेकिन उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है या संसाधन कम है, तो ऐसी स्थिति में उद्देश्यों को प्राप्त करने में कठिनाई आ सकती है। तो नेक्स्ट स्तर पर क्या करना पड़ता है प्रबंधकों को कि स्पष्ट मापन योग्य और सत्यापन योग्य अंशों का निर्धारण करने के पश्चात उनका संस्था के उपलब्ध संसाधनों के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। मतलब जो आपने स्पष्ट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, मापन योग्य ऑब्जेक्टिव बना लिए,
वेरीफिएबल या सत्यापन योग्य ऑब्जेक्टिव्स का निर्माण कर लिया, उसके बाद प्रबंधकों का काम क्या है कि संस्था में उपलब्ध संसाधनों और उद्देश्यों में संतुलन स्थापित करना। उद्देश्यों तथा उपलब्ध पूंजी, सामग्री, मानवीय संसाधनों में प्रभावकारी संतुलन स्थापित करके ही उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। यानी उद्देश्यों को कब प्राप्त करते हैं? जबकि आप उपलब्ध पूंजी, उपलब्ध सामग्री और मानवीय संसाधनों के साथ उनका प्रभावकारी समन्वय स्थापित करेंगे, तभी आप संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो तीसरा जो चरण है वो है उद्देश्यों एवं संसाधनों में संतुलन स्थापित करना, मैचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज। चौथा चरण है उद्देश्यों का अनुवर्तन करना, रिसाइकलिंग द ऑब्जेक्टिव्स। स्वोद्देश्य प्रबंध प्रणाली में उद्देश्य का निर्धारण अधिकारी एवं अधीनस्थों की संयुक्त सहमति एवं पारस्परिक विचार विमर्श से होता है। मतलब क्या है कि स्वोद्देश्य प्रबंध में उद्देश्य का निर्धारण कैसे करते हैं? अधिकारी और अधीनस्थ संयुक्त सहमति या पारस्परिक विचार विमर्श से करते हैं। इस प्रक्रिया में क्या है? अधिकारी अधीनस्थों से परामर्श करके उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। मतलब अधिकारी उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करते हैं? अधीनस्थों से परामर्श करके करते हैं। तत्पश्चात अधीनस्थ जो हैं अपने अधिकारियों के उद्देश्यों में संशोधन एवं समायोजन करते हैं। जब अधिकारी अपने अधीनस्थों से परामर्श करते हैं तो अधीनस्थ भी क्या करते हैं? अपने अधिकारियों के उद्देश्यों में संशोधन और समायोजन करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं और उसमें चेंजेस करते हैं। इस प्रकार संस्था के प्रत्येक स्तर के अधीनस्थ अपने से ऊपर स्तर के अधिकारी के उद्देश्यों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये अपने से ऊपर स्तर के अधिकारियों के उद्देश्यों में संशोधन भी करते हैं, समायोजन भी करते हैं। इसलिए ये अधिकारियों के उद्देश्यों को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फलतः अधीनस्थ अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रतिबद्ध हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने अधिकारियों के उद्देश्यों में भी समायोजन या संशोधन करते हैं। इसलिए ये उन उद्देश्यों को जो इनके लिए होते हैं उनको पूरा करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रतिबद्ध, कमिटेड दिखाई पड़ते हैं। तो ये चौथा चरण हुआ कि उद्देश्यों का पुनरावर्तन करना या रिसाइकलिंग द ऑब्जेक्टिव्स। पांचवा है कार्य योजनाओं का विकास। संस्था के सभी स्तरों पर उद्देश्यों का जब आप निर्धारण कर लेते हैं, उसके पश्चात क्या होता है? उनके क्रियान्वयन की बारी आती है, इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है। जब संस्था के सभी स्तर पर आप उद्देश्यों का निर्धारण कर लेते हैं तो उसके बाद उन उद्देश्यों के क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है। इस हेतु कार्य योजनाओं का निर्माण करना पड़ता है। फिर क्या करना पड़ता है? आपको एक्शन प्लान बनाने पड़ते हैं। यू हैव टू डेवलप द एक्शन प्लान्स। जब आपने उद्देश्यों को तय कर लिया, निर्धारण कर लिया, तो अब नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू डेवलप एक्शन प्लान्स। कार्य योजनाओं का निर्माण करना पड़ता है। तो प्रबंधक कार्य योजनाओं का निर्माण करते हैं। कार्य योजनाएं कार्य निष्पादन में मार्गदर्शन करती हैं। मतलब जो एक्शन प्लान्स हैं वो कार्य के निष्पादन में मार्गदर्शन करती हैं तथा सभी कार्यों में एकरूपता बनाए रखने में सहायक होती हैं। कार्य योजनाओं से निम्नलिखित प्रश्नों को निर्धारित किया जा सकता है। क्या प्रश्न है कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन कौन सी क्रियाएं की जाएंगी? मतलब उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं की जाएंगी? उन क्रियाओं में आपसी संबंध क्या होगा जिससे उनमें पूर्ण समन्वय स्थापित किया जा सके? उन क्रियाओं में से प्रत्येक के निष्पादन का क्रम क्या होगा तथा वे कब प्रारंभ की जाएंगी तथा कब पूरी की जाएंगी? विभिन्न कार्यों में प्राथमिकता का क्रम क्या होगा? अपेक्षित परिणामों के लिए उत्तरदायित्व किसका होगा? और लास्ट, विभिन्न क्रियाओं के करने में किस प्रकार के एवं कितने संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी? तो ये पांचवा स्तर हुआ कार्य योजनाओं का विकास, कि जब आप समग्र उद्देश्य तय कर लेते हैं, सभी संस्था के और निचले स्तर के अधिकारियों के, कर्मचारियों के उद्देश्य तय कर लेते हैं और उद्देश्यों में और संसाधनों में समन्वय भी बढ़ा देते हैं, संतुलन बढ़ा देते हैं और उद्देश्यों का पुनः आवर्तन, रिसाइकलिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब आप उद्देश्य को बनाने के संदर्भ में संपूर्ण कार्रवाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको उद्देश्यों को क्रियान्वयन करना पड़ता है। क्रियान्वयन करने के लिए उद्देश्यों के कार्य योजनाओं का निर्माण करना पड़ता है। तो पांचवा जो आपका प्रोसेस का पार्ट है वो है कार्य योजनाओं का विकास।
छठा है कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन एक्शन प्लान्स। जो आपने डेवलप किए थे एक्शन प्लान, नाउ द टाइम हैज कम टू इम्प्लीमेंट दोज एक्शन प्लान्स। मतलब स्वदेश प्रबंध की प्रक्रिया में अगला चरण कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन का है कि पहले आपने जिन कार्य योजनाओं का निर्माण किया, अब आप उन कार्य योजनाओं को क्रियान्वित कीजिए। इस चरण में संस्था के सभी व्यक्ति कार्य योजनाओं के अनुसार अपने कार्यों को पूरा करते हैं। मतलब इस चरण में क्या होता है, संस्था में के सभी व्यक्ति कार्य योजनाओं के अनुसार अपने कार्यों को पूरा करते हैं। मतलब जो कार्य योजनाओं में कार्य दिए गए हैं, उन कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास करते हैं। इस हेतु सभी लोगों को अभिप्रेरित किया जाता है। मतलब कार्य योजनाओं का निर्माण करने के बाद सब लोग कार्य योजना के हिसाब से अपने कार्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं। और इस हेतु क्या किया जाता है, संस्था के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अभिप्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, ताकि सभी संसाधनों की व्यवस्था, आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जा सके और उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो ये छठा पॉइंट था प्रक्रिया का कि कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन। सातवां है सामयिक पुनरावलोकन, पीरियोडिक रिव्यूज। स्वदेश प्रबंध की सफलता के लिए अधिकारी एवं अधीनस्थों को समय समय पर सभाएं करके अधीनस्थों की निष्पादन प्रगति पर विचार करना चाहिए। मतलब नेक्स्ट स्टेज क्या है स्वदेश प्रबंध का, कि आप स्वदेश प्रबंध की यदि सफलता को देखना चाहते हैं कि सफल रहा या नहीं रहा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अधिकारी और अधीनस्थ जो होते हैं इनको समय समय पर सभाएं आयोजित करनी पड़ती हैं और उन सभाओं में अधीनस्थों के निष्पादन प्रगति, मतलब उनकी वर्क परफॉर्मेंस क्या है, उस पर वो विचार करते हैं। इस प्रक्रिया में अधीनस्थों से प्राप्त सामयिक प्रगति प्रतिवेदन पर अधिकारियों को अपनी समुचित टिप्पणी करनी चाहिए। मतलब जो पीरियोडिक रिव्यूज़ हैं उसमें, उस प्रक्रिया में अधीनस्थों से जो प्राप्त सामयिक प्रगति प्रतिवेदन होते हैं, जो पीरियोडिक प्रतिवेदन आते हैं, उन पर अधिकारियों को अपनी समुचित टिप्पणी, अपना मतलब कमेंट करना चाहिए। उन्हें उनकी निष्पादन प्रगति पर अधीनस्थों की समस्याओं को सुनना चाहिए। मतलब जब वो अपने अधीनस्थों की रिपोर्ट चेक करते हैं तब उन्हें उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए तथा आवश्यकता हो तो उसमें सुधारित तो आवश्यक सहायता भी उपलब्ध करवानी चाहिए। ऐसे पुनरावलोकन से कार्य योजनाओं में यथासमय सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं, जिससे स्वदेश प्रबंध से अपेक्षित परिणाम भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये सातवां चरण हुआ सामयिक पुनरावलोकन, पीरियोडिक रिव्यूज, जिसमें कि संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की समय समय पर पीरियोडिक रिव्यूज किए जाते हैं कि उनके द्वारा जो कार्य किया गया वो कार्य ठीक था या नहीं था। और लास्ट और अंतिम बिंदु स्वदेश प्रबंध प्रक्रिया का है अंतिम मूल्यांकन या फाइनल इवैल्यूएशन। स्वदेश प्रबंध प्रक्रिया का जो अंतिम चरण है वह है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। जो आपने कार्य निष्पादन किया उसका मूल्यांकन या परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक कार्य निष्पादन को मापा जाता है। मतलब ये जो अंतिम बिंदु है इसमें क्या होता है, प्रत्येक कार्य करने वाले व्यक्ति के कार्य निष्पादन को मापा जाता है। निष्पादन परिणामों को परिमाणात्मक रूप के साथ साथ गुणात्मक रूप से भी मूल्यांकित किया जाता है। मतलब जो कर्मचारी है उसके कार्य को न केवल परिमाणात्मक रूप से नापा जाता है बल्कि गुणात्मक रूप से, मतलब क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही उसकी मापन नहीं की जाती बल्कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी भी की जाती है कि संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारी ने अपने उद्देश्यों को परिमाणात्मक रूप से प्राप्त किया कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी प्राप्त किया कि नहीं, और इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी गुणात्मक रूप से भी अपने उद्देश्यों को उसने प्राप्त किया कि नहीं, ये भी मूल्यांकित किया जाता है। तत्पश्चात इन परिणामों की पूर्व निर्धारित प्रमापों से तुलना की जाती है। फिर ये जांचने के बाद कि उन्होंने परिमाणात्मक एवं गुणात्मक रूप से कार्य ठीक किया है कि नहीं, उसके पश्चात क्या होता है, इन परिणामों की पूर्व निर्धारित प्रमाप जो आपने पहले किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के लिए कोई पूर्व में प्रमाप तय कर रखे हैं उससे इनकी तुलना की जाती है। तत्पश्चात उसमें कोई विचलन हो तो ज्ञात किया जाता है, डिविएशन यदि है तो उसको ज्ञात किया जाता है, और यदि किसी कर्मचारी ने जो भी प्रमाप था उससे अधिक कार्य किया है तो उसको पारितोषिक प्रदान किया जाता है, और यदि ये पाया जाता है कि किसी कर्मचारी या अधिकारी ने जो स्टैंडर्ड वर्क तय किया गया था उससे कम काम किया है तो उसको दंडित भी किया जा सकता है। कभी कभी भविष्य के लिए कुछ निर्देश, सुझाव या चेतावनी देकर भी संबंधित व्यक्ति को सतर्क कर दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा व्यक्ति को दंडित ही किया जाता है,
कभी कभी क्या होता है कि भविष्य के लिए आप कुछ निर्देश, कोई डायरेक्शंस दे सकते हैं, कुछ सुझाव या सजेशंस दे सकते हैं, या उसको चेतावनी देकर उसको सतर्क भी किया जा सकता है, उसको वार्निंग देकर छोड़ा भी जा सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कार्य निष्पादन उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हो पाता है। कई बार क्या होता है कि परिस्थितियाँ, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाती हैं और उसके कारण से भी कार्य जो है परिमाणात्मक रूप से सही नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में उद्देश्यों का पुनरावलोकन किया जाता है। फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से उद्देश्यों का पुनरावलोकन करते हैं, दोबारा से उद्देश्यों को देखते हैं तथा परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप उद्देश्यों में परिवर्तन किया जाता है। तो कई बार परिस्थितियाँ जब परिवर्तित हो जाती हैं तो उन परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप उद्देश्यों का निर्धारण पुनः किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये आपको मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बात इस टॉपिक की आज पढ़ाई कि स्वदेश प्रबंध प्रक्रिया के चरण क्या होते हैं। तो एक बार आपकी जानकारी के लिए मैं पुनः रिपीट कर दूं, स्वदेश प्रबंध प्रक्रिया के चरणों को हम 8 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण, दूसरा है अधीनस्थों के उद्देश्यों का निर्धारण, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही आपको बताया शुरुआत में कि इसमें जो उद्देश्य हैं सोपानिक क्रम में, गिरते हुए क्रम में तय किए जाते हैं। तो पहले संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण, फिर संस्था के अधीनस्थों के उद्देश्यों का निर्धारण, तीसरा उद्देश्यों एवं संसाधनों में संतुलन बनाना, चौथा उद्देश्यों का पुनः आवर्तन करना, पांचवा कार्य योजनाओं का विकास करना, छठा कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन करना, सातवां सामयिक पुनरावलोकन करना और आठवां अंतिम मूल्यांकन करना। तो ये स्वदेश प्रबंध प्रक्रिया की कुछ चरण थे जिनको कि मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।